start our today's class. Okay, now so here before starting my class, सबसे पहले रोज बताती हूँ ऐसे मेरी एप्लीकेशन वेसेलियस एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मेरे पूरे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ साथ में मेरा बुक फिजियोलॉजी नोट्स भी अवेलेबल है, जो भी आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन से मिल जाएगा। दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, चलो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो पैंक्रिया का टॉपिक है, इसमें से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने अपनी बुक में से नंबर के साथ डाले हुए, तो आप इजीली अगर बुक पढ़ रहे हो तो इसमें से इजीली ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ फिर से अब देख लो क्वेश्चन का नाम और नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब कंपोजिशन फंक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर सिक्रीटीन की ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट नोट में सिक्रीटीन, सीसी के पीजेड, ये हम आज करने वाले हैं। पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन, फिर कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, ये शॉर्ट नोट भी आ सकता है, फुल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैंक्रिया एंड पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हमारे जो टॉपिक आज और कल जो हमने कवर किए इसमें से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने ये कंपोजिशन कर दिया, फंक्शन कर दिया, आज रेगुलेशन करेंगे। रेगुलेशन या कंट्रोल कैसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ तो रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। रेगुलेशन की जब बात करते हैं, एक मिनट मेरा ये लाइट का थोड़ा इश्यू। तो पैंक्रियाटिक कोई भी डाइजेस्टिव सिक्रीशन की बात करो तो वो न्यूरल और हार्मोनल दो मैकेनिज्म्स होती है जिससे ये रेगुलेट होता है। ठीक है, तो न्यूरल मैकेनिज्म इसमें हमारी आएगी वेगस नर्व। वेगल फाइबर्स होते हैं जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को, यहाँ पे देखो वेगस स्टिमुलेशन हुआ, पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन बढ़ रहा है। और हार्मोनल सिक्रीशन में आएगा हमारा सिक्रीटीन, सीसीके, पीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियाटोजाइमिन एंड गैस्ट्रीन। ये 3 हार्मोन्स है। कॉमनली ये 2 वाले इंपॉर्टेंट है जो सिक्रीशन बढ़ाते हैं, सिक्रीटीन और सीसीके। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, अभी फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। सभी सिक्रीशन में फेजेस होते हैं, जैसे हमने सलाइवरी सिक्रीशन में किया, गैस्ट्रिक में किया, पैंक्रियाटिक में भी होते हैं। ठीक है, तो सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज। सिफेलिक मतलब जब हमने फूड लिया ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ब्रेन में से इम्पल्सेस आएंगे जो कि आएंगे वेगस नर्व के थ्रू। वेगल नर्व एंडिंग्स जाके पैंक्रिया में जाके उसका सिक्रीशन करेगी। ठीक है, हाँ दूसरा कि अगर गैस्ट्रिक फेज में आया तो कि गैस्ट्रिक फेज में भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, क्योंकि जैसे फूड हमारा स्टमक में आता है वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। ठीक है, और ये थैंक यू डॉक्टर शीतल। और ये जो है गैस्ट्रिक फेज और सिफेलिक फेज, ये दोनों मिला के 20% पैंक्रियाटिक सिक्रीशन पूरा ही कर देंगे। ठीक है, 20% जितना तो वो कंप्लीट ही कर देंगे। पर ये जो है वो बहुत कम अमाउंट में फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि अभी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी तो हमारा फूड स्टमक में है, हमारा फूड आया ही नहीं है इंटेस्टाइन में। जब भी फूड इंटेस्टाइन में आएगा तभी हमें जरूरत पड़ेगी पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की। ठीक है, हाँ तो गैस्ट्रिक फेज में मेनली हमारा जो है वो 5 to 10% सिक्रीशन होता है, जो कि है हमारा वेगस नर्व के थ्रू। ठीक है, और ये सिक्रीशन कैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म में बताते हैं। वेगस नर्व ये क्या कर रही है, हमारे गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग जी सेल्स को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, तो जी सेल्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करेंगे। और ये गैस्ट्रिन और वेगस दोनों, जैनम गुड इवनिंग बेटा। हाँ, और गैस्ट्रिन और दिस वेगस दोनों हमारे स्टमक की मोटिलिटी बढ़ाएंगे। तो फूड अभी जाएगा इंटेस्टाइन में, और जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में आएगा तो सिक्रीशन बढ़ेगा। यहाँ पे सिक्रीशन कौन सा बढ़ेगा, एंजाइम रिच सिक्रीशन। इसीलिए एक बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वेगस नर्व के स्टिमुलेशन से कैसा सिक्रीशन बढ़ेगा, तो एंजाइम रिच। ठीक है, क्योंकि एंजाइम चाहिए अभी डाइजेशन करने के लिए। ठीक है, ओके हाँ, फिर आएगा इंटेस्टिनल फेज। इंटेस्टिनल फेज में 2 हार्मोन्स होते हैं हमारे, एक तो है सिक्रीटीन, दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियाटोजाइमिन। ठीक है, हाँ तो जब भी सिक्रीटीन बढ़ रहा है तो सिक्रीटीन हमेशा बाइकार्बोनेट वाला सिक्रीशन क्रिएट करेगा। सिक्रीटीन कब बढ़ेगा, जब इंटेस्टाइन में एसिड आएंगे तब, और एसिड आएंगे तो न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए क्या, बाइकार्बोनेट।
तो बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन। और CCK-PZ नाम ही है उसका, पैंक्रिएटोजाइमिन, पैंक्रियास के एंजाइम रिच सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो एंजाइम कब चाहिए? जब हमारे पास फूड होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड्स है, सॉरी प्रोटीन्स है, जिसको डाइजेशन करना है, तभी हमें एंजाइम चाहिए ना, ट्रिप्सिन चाहिए। हाँ, और कौन से एंजाइम्स होते हैं? अमाइलेज होते हैं, लाइपेज होते हैं। तो ये जब भी फूड आएगा जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स होंगे, तो हमारा सिक्रीशन बढ़ेगा, जो है हमारा एंजाइम रिच सिक्रीशन। और कौन बढ़ाएगा? CCK-PZ। ठीक है। हाँ, तो अभी बात करें सबसे पहले सिक्रीटीन की। ये सिक्रीटीन क्या है? सिक्रीटीन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है हमारा 3500, और उसके अंदर 27 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये हमारे एस सेल सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइन के। ठीक है। हाँ, और जब सिक्रीटीन बढ़ेगा तो सिक्रीटीन कर क्या रहा है? सिक्रीटीन हमारा कर रहा है बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिक्रीटीन इजीली याद रखना है। तो सिक्रीटीन एक्शन किसके ऊपर करेगा? डक्ट के ऊपर, है ना। हमारा कल किया था, पैंक्रिया में एसी नहीं होती है, डक्ट होती है, और डक्ट में से जो सिक्रीशन होता है वो बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन। तो डक्ट में से और बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन। ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्रीशन मैकेनिज्म। तो ये तो मैंने बता ही दिया है, बहुत सारा तो हमने डिस्कस कर लिया है। कब सिक्रीशन होगा? जब हमारा पीएच डिक्रीज होगा, मतलब पीएच एसिडिक बनेगा, एसिड ज्यादा है। ठीक है, पीएच बन गया एसिडिक, फॉल हो गया, तो अभी हमें बाइकार्बोनेट चाहिए, तो सिक्रीटीन आएगा। सिक्रीटीन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? इंटेस्टाइन से, और वो पैंक्रिया में से बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन बढ़ाएगा। ठीक है। और ये जो इसकी इफेक्ट है ना, सिक्रीटीन किसके थ्रू एक्ट करेगा? सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी। ठीक है, वो जाके साइक्लिक एएमपी बढ़ाएगा और वो उसका एक्शन करेगा। साइक्लिक एएमपी हमारा सेकेंड मैसेंजर है। ठीक है। दूसरे एक्शन, एक तो इसका सिक्रीटीन का एक्शन हमने कर लिया कि वो क्या कर रहा है? इंक्रीज बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन के, बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन बढ़ा रहा है। ठीक है। दूसरा उसका एक्शन है, ये कर रहा है बाइल के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करेगा, वो सेकेंड एक्शन हुआ। ठीक है। थर्ड एक्शन इसका है कि वो CCK-PZ की जो एक्शन है ना, उसको भी पोटेंशिएट करेगा। CCK-PZ कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रिएटोजाइमिन, उसकी एक्शन को भी पोटेंशिएट करेगा। पोटेंशिएट करना मतलब बढ़ा देना। ठीक है। और बाइल सिक्रीशन तो हमने कर दिया, और उसका एक्शन है न्यूट्रलाइज एसिड भी करेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जो गुड इवनिंग ओसामा, वेलकम टू माय क्लास। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा? हमारा जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो डिलेड हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे। क्यों धीरे करना है हमें? क्योंकि अभी हमारा फूड इंटेस्टाइन में है और फूड आ गया स्टमक में से, तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ही पूरा नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात याद रखने के लिए अच्छी बात याद रखने के लिए बता रही हूँ, कोई भी इंटेस्टाइन का हार्मोन है ना, तो वो हमेशा गैस्ट्रिक सिक्रीशन को घटाएगा। ठीक है। और ये जो स्टमक का हार्मोन है तो वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी दोनों को बढ़ाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिक्रीटीन के एक्शन। ये और सिक्रीटीन, हाँ, ये सब हो गया, हमने यही किया। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, pH प्रोवाइडेड, बाइल सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज डिलेड। ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट है ये वाला, सॉरी, हाँ, ये रेगुलेट कैसे होता है? हमारे सिक्रीटीन का सिक्रीशन कैसे रेगुलेट होता है? तो इनहिबिटरी, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। यहाँ पे जैसे अल्कलाइन सिक्रीशन कर रहा है ना सिक्रीटीन, तो जैसे ही स्टमक में से एसिड आ रहा है, ठीक है, तो ये एसिड आएगा तो सिक्रीटीन का सिक्रीशन बढ़ेगा। जैसे ही ये सिक्रीटीन बढ़ा तो अल्कलाइन हो गया हमारा पैंक्रियाटिक जूस, और जैसे ये अल्कलाइन हुआ तो हमारा सिक्रीटीन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। तो वो हो गई हमारी नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। अभी दूसरा एक हार्मोन है CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रिएटोजाइमिन। पहले ऐसा लगता था कि ये दो अलग हार्मोन है, अभी एक ही बताते हैं इसको। ठीक है। एक्शन दो है उसके। ये भी पॉलीपेप्टाइड है, इसके अंदर 33 अमीनो एसिड्स है, और ये प्रोड्यूस होते हैं हमारे आई सेल्स। सिक्रीटीन का सेल का नाम S था, इसका I है।
कहाँ पे है वो एंडोक्राइन आई सेल्स है, वो हमारे म्यूकोजल सेल्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडिनम और जेजुनम, डिओडिनम सबसे पहला है ना, फिर उसके बाद जेजुनम आएगा, फिर इलियम आएगा। तो डिओडिनम और जेजुनम में आई सेल्स होते हैं जो हमारे सीसी के पीजेड को सिक्रीट करते हैं। अभी नाम के हिसाब से कोलेसिस्टोकाइनिन, इसका मतलब क्या है पता है? कोलेसिस्टो मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है, काइनिन मतलब मूवमेंट। तो ये करेगा गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाइल रिलीज हुआ। तो हम इसका मेन काम क्या है कि जो भी फैट आ रहा है उसको डाइजेस्ट करना है, इंपॉर्टेंट फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऑल। पर फैट के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम्स तभी काम करेंगे जब हमारे पास बाइल होगा। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। बाइल के बगैर हमारे पैंक्रियास का, लाइपेस का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बाइल कहाँ से लाना है? गॉल ब्लैडर से, क्योंकि लीवर तो बनाता है बाइल, पर वो स्टोर होके रह रहा है हमारे गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, बाइल रिलीज कर रहा है, ठीक है। दूसरा उसका काम है पीजेड, पैंक्रिएटोजाइमिन। ये पैंक्रिया से एंजाइम रिच सिक्रीशन बढ़ाएगा, इसके जो जाइमोजन ग्रेन्यूल्स है उसमें से रिलीज करेंगे, और इसकी इफेक्ट मीडिएट हो रही है फॉस्फोलाइपेज सी। सिक्रीटिन की थी हमारी साइक्लिक एएमपी, उसका डायग्राम में दिखा रही हूँ सबकी एक्शंस का। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्शन हो गई हमारी सीसी के पीजेड की, दो एक्शन हो गई। नाम के हिसाब से ही एक्शन याद रखनी है। कोलेसिस्टोकाइनिन मतलब काइनेटिक होता है ना, काइनेटिक करते हैं ना, चलाते हैं मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट ऑफ गॉल ब्लैडर, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो बाइल रिलीज हुआ। पैंक्रिएटोजाइमिन, एंजाइम सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रिया, ठीक है। फिर दूसरा एक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया। फिर एक एक्शन है उसका, सिक्रीटिन की एक्शन को वो पोटेंशिएट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, सिक्रीटिन को बढ़ाएगा। फिर एक दूसरा हार्मोन है एंटेरोकाइनेज, जो चाहिए हमें ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसको भी बढ़ा रहा है कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन। फिर उसकी एक्शन है ट्रॉफिक इफेक्ट, ट्रॉफिक मतलब ग्रोथ करना। किसका ग्रोथ करेगा? पैंक्रिया का। और ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी होता है, तो वहां पे भी उसकी एक्शन है। फिर से एक्शन एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला एक्शन है उसका कोलेसिस्टोकाइनिन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। दूसरा एक्शन है पैंक्रिएटोजाइमिन, एंजाइम रिच सिक्रीशन फ्रॉम पैंक्रिया। थर्ड एक्शन, सिक्रीटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन दो ऐसे ना, दो एक दूसरे के फ्रेंड है, एक दूसरे के इफेक्ट को पोटेंशिएट करेंगे, तो पोटेंशिएट द इफेक्ट। तो ऐसे याद रख लो, अच्छे से याद रह जाएगा। चौथा एक्शन है इसका, एंटेरोकाइनेज को भी बढ़ाएगा। एंटेरोकाइनेज हमारा ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करेगा। फिर ट्रॉफिक इफेक्ट, पैंक्रिया का ही ग्रोथ करेगा, और ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी वो अवेलेबल होता है, ठीक है। हाँ, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि ये हमारा एंजाइम रिच सिक्रीशन कर रहा है, ठीक है। और एंजाइम कौन से है? पैंक्रिया के जो एंजाइम है ना, वो डाइजेशन करने के लिए चाहिए। तो कब ये एंजाइम चाहिए? जब हमारे पास फूड आएगा जिसको डाइजेस्ट करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन हमारे स्टमक में से इंटेस्टाइन में आ रहे, तो इंटेस्टाइन में से जो आई सेल्स है वो सीसी का सिक्रीशन करेंगे, और ये सीसी के जाके बाइल को भी सिक्रीट करेगा, और पैंक्रिया को भी जाके उसके एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा। और जैसे ये दोनों का सिक्रीशन हुआ, डाइजेशन हो गया, ये प्रोडक्ट गई, तो प्रोडक्ट सब डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गई, तो अभी सिक्रीशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे सेम बात बताइए, सीसी के सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीशन, ठीक है, और डाइजेशन, ठीक है। हाँ, ये दोनों के एक्शन जो मैंने बताया था ना, मैं डायग्राम बताऊंगी, ये वाला, ये पैंक्रिया है, ठीक है। अभी ये हमारा अगर सिक्रीटिन की बात करें ना, तो उसका एक्शन था, मैंने बताया ना, साइक्लिक एएमपी के सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्शन करता है। और सीसी के फॉस्फोलाइपेज, ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डायसैलग्लिसरॉल, इसके थ्रू कैल्शियम बढ़ाएगा और सिक्रीशन करेगा, ठीक है। दूसरा याद रहे तो सोमेटोस्टेटिन पर चलेगा नहीं, तो वो भी सिक्रीशन बढ़ा रहा है, ठीक है। पर हमें अभी ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ, अभी क्या सिक्रीटिन को बढ़ाएगा? कौन सा? सीसी के पीजेड को बढ़ाएगा। सपोज हमारे डिओडिनम में एसिड आया, तो क्या बढ़ना है? चैट बॉक्स में डाल सकते हो। एसिड है तो अल्कलाइन चाहिए ना, बाइकार्बोनेट चाहिए, तो बढ़ेगा सिक्रीटिन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। फिर अगर हमारे इंटेस्टाइन में प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आ गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, तो क्या चाहिए हमें? एंजाइम चाहिए, इसके लिए बढ़ेगा सीसी के पीजेड। भगवान ने सब कुछ अच्छे से बनाया हुआ है, ये आया तो ये करना है ना। ओके,
तो और ये भी मैंने बताया था, पोटेंशिएट, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, तो एक दूसरे की एक्शन को पोटेंशिएट करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा जो मैंने बताया था, नर्वस और हार्मोनल रेगुलेशन है उनका इंटरैक्शन। मतलब सपोज वेगस स्टिमुलेशन हुआ, ठीक है, तो वेगस स्टिमुलेशन क्या करेगा, गैस्ट्रिन को बढ़ाएगा, ठीक है, और गैस्ट्रिन क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बढ़ाएगा। तो अभी एसिड बढ़ा, ठीक है, एसिड ज्यादा हुआ तो ज्यादा एसिड अपने डिओडिनम के पास आएगा, ठीक है, तो वो फिर डाइजेशन भी ज्यादा होगा क्योंकि मोटिलिटी भी बढ़ेगी, तो ये दोनों सिक्रीटीन और सीसी के पीजेड भी बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं अप्लाइड एस्पेक्ट। इसमें आएंगे हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रिया, जिसमें है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। आप जब भी बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास डेफिनेटली ये सब पेशेंट्स आने वाले हैं पैंक्रियाटाइटिस के, एक्यूट, क्रॉनिक, ठीक है। तो पैंक्रियाटाइटिस, आइटिस लगा मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हुआ कि नहीं, इन्फ्लेमेशन तो होगा तो दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रिया। और एक्यूट है मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ये देखो, ये इन्फ्लेम पैंक्रिया है, ऐसा लगेगा, ये हेल्दी है सिम्टम्स में क्या पेशेंट लेके आएगा, एक तो एब्डोमिनल पेन होगा, नौशिया, वॉमिटिंग, और जब ब्लड टेस्ट करवाते तो एमाइलेज का लेवल बढ़ेगा। एमाइलेज है वो पैंक्रियाटिक एंजाइम है, ठीक है, और जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो ये अमाइलेज रिलीज होने लगता है ब्लड में, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि पैंक्रिया का फंक्शन अफेक्टेड है, ठीक है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, तो क्रॉनिकली इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो स्लोली इसमें जो डिस्ट्रक्शन होगा वो धीरे धीरे होगा। इसमें साथ साथ में वेरी गुड ओसामा, वेरी गुड, आइटिस, रूबर, कैलर, डॉलर, वेरी गुड, लॉस ऑफ फंक्शन कहाँ से पढ़ा बेटा वो भी बता दो। हमने तो नहीं किया था, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस क्रॉनिक डिजीज है, स्लोली डिस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें होगा क्या, कभी कभी ये जो डक्ट्स है ना वो भी ब्लॉक हो जाती है, तो कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस टाइप के भी सिम्टम्स आएंगे, साथ साथ में इसके आइलेट्स भी अफेक्ट करेंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस, तो डायबिटीज भी हो सकता है पेशेंट को, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, फिर फैट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो स्टेटोरिया बोलते हैं। स्टेटोरिया का मतलब है लॉस ऑफ फैट इन स्टूल, स्टूल में फैट लॉस होने लगती है, ठीक है, और माल एब्जॉर्प्शन होता है, ये सब क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्लोराइड चैनल में डिफेक्ट होती है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो कंडक्टर रेगुलेटर जीन है ना वो पूरा म्यूटेट हो जाता है, और इसके हिसाब से क्लोराइड चैनल में डिफेक्ट होने की वजह से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होना बंद हो जाएंगे, तो पैंक्रियाज एंजाइम रिलीज नहीं करेगा तो डाइजेशन नहीं होगा फैट का, कॉमनली फैट डाइजेशन नहीं होता है तो स्टेटोरिया होगा, ठीक है। गुड ओसामा, वेरी गुड ओसामा, अच्छे से पढ़ाई करते हो आप। हाँ, फिर एक और अप्लाइड एस्पेक्ट है पैंक्रिएक्टोमी, टॉमी मतलब रिमूवल, तो इंडिकेशन, कॉमन इंडिकेशन इसका है कार्सिनोमा ऑफ पैंक्रिया, ठीक है, ऑफ पैंक्रिया। इससे होगा क्या, अगर पैंक्रिया निकाल देते हैं, हाँ, CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरी गुड, गुड, तो यहाँ पे होगा क्या, पैंक्रिया निकाल देते तो सबसे पहले आएगा डायबिटीज, फिर फैट कंटेंट इन द स्टूल, नॉर्मल फैट कंटेंट हमारा 4 to 5 ग्राम्स होता है, जिसका मतलब 40 to 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर नाइट्रोजन कंटेंट भी बढ़ेगा, नाइट्रोजन कंटेंट भी हमारे पेशेंट के स्टूल में बढ़ेगा 4 to 8 ग्राम्स पर डे, क्योंकि ये सब डाइजेशन हो नहीं रहा है, और जैसे डाइजेशन नहीं हो रहा है तो दैट ऑल विल बी एक्सक्रीटेड इन स्टूल, ठीक है। तो ये हमारा अप्लाइड हो गया। अभी एक और छोटा सा टॉपिक है जो इसके साथ ही कर लेते हैं, जो है पैंक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट, ठीक है। मतलब हमारा सपोज किसी का अमाइलेज लेवल ज्यादा है, एब्डोमिनल पेन के साथ आपके पास पेशेंट आया है, तो आपको ये टेस्ट पैंक्रिएटिक फंक्शन टेस्ट करनी है। इसमें कौन सी टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम करते क्या, क्यों करते हैं, कि हमें इवेल्युएट करना है कि नॉर्मल फंक्शन पैंक्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कर रहे हैं पैंक्रियाटिक जूस लेके उसका एनालिसिस कैसे कलेक्ट करेंगे, वी विल डिस्कस। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, उसका भी एनालिसिस कि भाई फीसिस में फैट आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट अमाइलेज, अगर सब कुछ कुछ है ना इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर ये बढ़ा तो ये ऑर्गन गया, अमाइलेज बढ़ा है मतलब पैंक्रिया में कोई डिफेक्ट है। अगर सपोज ऐसे बोलते क्रिएटिनिन बढ़ा तो किडनी में डिफेक्ट है ना, मतलब किडनी फेल है तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा। ऐसे हर एक ऑर्गन का एक पर्टिकुलर मार्कर होता है जिसे सीरम मार्कर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मार्कर है अमाइलेज, ठीक है। हाँ, तो अभी करते हैं। सबसे पहला हम पैंक्रियाटिक जूस का कलेक्शन करेंगे, इसलिए इसके लिए करते हैं कि एक ट्यूब डालते हैं। ये ट्यूब के अंदर 2 सेट्स ऑफ होल होते हैं, होल मतलब छेद बनाए। एक में से हम डिओडिनम में से एस्पिरेट करेंगे, दूसरे में से स्टमक में से एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। और दूसरी मेथड में डायरेक्टली वो कैथेटर डाल के जो डिओडिनम है, डिओडिनम में हमारा जो सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम है ना, वहां से लेके पैंक्रिया की डक्ट में जाके पैंक्रिया का सिक्रीशन कलेक्ट करेंगे, पैंक्रियाटिक जूस, और इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये एनालिसिस ऑफ पैंक्रियाटिक जूस का मेथड है, ठीक है। इसके बाद एक और भी टेस्ट कर सकते हैं जिसे कहते हैं सिक्रीटिन टेस्ट। इसमें करते क्या है, पहले तो फास्टिंग सैंपल तो ले ही लेंगे, ठीक है, ऐसे ये ट्यूब डाल के, ओके। और इसके बाद सिक्रीटिन आईवी देंगे, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इसका डोज भी है। गुड, सिलेक्टेबल मार्कर्स, गुड। आप लोग सब मैरो पढ़ रहे हो, मुझे अभी ऐसे लग रहा है। हाँ, अभी अभी अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजी, जैनम टर्मिनोलॉजीज आना स्टार्ट हो गया है जो आप सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में यूज करोगे। गुड, वेरी गुड। हाँ, मैरो कौन पढ़ रहा है आप लोगों में से, हाथ ऊपर कर देना, तो मुझे भी आपसे सीखना पड़ेगा सेकेंड ईयर की टर्मिनोलॉजीज। हाँ, गुड, ओके, चलो। तो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, यहाँ पे सिक्रिटीन हम देते हैं 12.5 यूनिट्स पर किलोग्राम पर बॉडी वेट, ठीक है। और इसके बाद डिओडिनम में से वो जाने देंगे पैंक्रिया में और उसको एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। और ये जो एस्पिरेटेड कंटेंट है उसका हम एनालिसिस करेंगे। किसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम और कंपोजिशन, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट सिक्रीटिन दिया है तो डेफिनेटली बाइकार्बोनेट बढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओके, नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, अभी फिजियोलॉजी पढ़ लो बेटा, जैनम। ओके, अभी नॉर्मल वैल्यूज देख लेते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 ml पर kg इन 80 मिनट्स। बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशन मोर देन 80 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, इतना सारा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चलेगा। और वॉल्यूम मोर देन 10 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर इन 30 मिनट्स। और अगर पैंक्रियाटाइटिस है तो ये डिक्रीज होगा क्योंकि सिक्रीशन नहीं हो रहा है पेशेंट से, ठीक है। पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन है। हाँ, फिर दूसरा एक करते हैं सिक्रीटीन और सीसीके टेस्ट। तो इसके अंदर पहले सिक्रीटीन टेस्ट करने के बाद सीसीके देते हैं और फिर से कैथेटर से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि एंजाइम आ रहा है, क्योंकि सीसीके दिया है तो एंजाइम रिच सिक्रीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये क्या डिफ्रेंशिएट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो सीसीके टेस्ट करते हैं ना, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये पैंक्रियाटाइटिस के कारण उसको स्टेटोरिया हो रहा है या माल एब्जॉर्प्शन के कारण। ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, मतलब मैं समझाती हूँ। सपोज किसी का स्टूल लिया, ठीक है, इसमें फैट आ रही है, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो इसके इंटेस्टाइन में कोई पैथोलॉजी है जिससे कि डाइजेशन ही नहीं हो रहा फैट का, तो वो एक्सक्रीट हो रही है, या फिर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है जिससे कि लाइपेज का एक्शन नहीं हो रहा है और लाइपेज आ ही नहीं रहा है और फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो इसके लिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम सीसीके देंगे तो क्या होगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट हुए, और पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट हुए तो फैट आना बंद हो जाएगा स्टूल में, ठीक है। तो ये बता रहा है कि पैंक्रिया बराबर है, काम कर रहा है, एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। पर सीसीके देने के बाद भी फैट आएगा, मतलब पैंक्रिया में कोई डिफेक्ट है, कि पैंक्रियाज में ऑब्स्ट्रक्शन है या पैंक्रियाटाइटिस है जिससे कि सिक्रीशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, तो फीसिस में देखना है फैट है कि नहीं। नॉर्मली मैंने कहा 4 to 6 ग्राम्स फैट पर डे एक्सक्रीट होती है, और अगर पैंक्रियाटिक डेफिशिएंसी है तो 40 to 50 ग्राम्स पर डे एक्सक्रीट हो जाएगी। इसके बाद एक और टेस्ट भी करते हैं जो है ट्राइपेप्टाइड हाइड्रोलिसिस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ट्राइपेप्टाइड देते हैं। ट्राइपेप्टाइड में आएगा B2, P4 एंड PABA, पैरा अमाइनो
बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ये तीनों सेपरेट होंगे अगर पैंक्रिया नॉर्मल है तो। इसको सेपरेट कौन कर रहा है? काइमोट्रिप्सिन। तो पैंक्रिया नॉर्मल है, काइमोट्रिप्सिन रिलीज हो रहा है, तो ये सेपरेट करेगा इन तीनों को, ठीक है। और ये एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसमें से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एक्सक्रीट होता है यूरिन में, ठीक है। B2T4 तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर पैंक्रिया नहीं काम कर रहा है तो ये हमारा काइमोट्रिप्सिन काम नहीं करेगा, काइमोट्रिप्सिन इनको कट नहीं करेगा, तो ये पूरा ट्राइपेप्टाइड ही रहेगा और यूरिन में हमारा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड नहीं आएगा। तो ये आएगा ट्राइपेप्टाइड हाइड्रोलिसिस टेस्ट, ठीक है। फिर लास्ट वाला अमाइलेज लेवल। अमाइलेज लेवल भी नॉर्मल लेवल याद रखना है इसका, 50 to 120 यूनिट्स पर लीटर नॉर्मल। अगर पैंक्रियाज में कोई पैथोलॉजी है तो अमाइलेज लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे टेस्टों को एक बार रिपीट कर देते, टेस्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे पैंक्रेटिक फंक्शन टेस्ट में एक तो एनालिसिस ऑफ पैंक्रेटिक जूस, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन और सीरम अमाइलेज। पैंक्रेटिक जूस एस्टिमेशन के लिए हम कलेक्ट करेंगे पहले वो कैथेटर डाल के, उसके बाद सिक्रिटीन का टेस्ट करेंगे, सिक्रिटीन आईवी देंगे, फिर इसके बाद कोलेसिस्टोकाइनिन देते हैं। ये कोलेसिस्टोकाइनिन वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करता है कि स्टेटोरिया हुआ है तो माल एब्जॉर्प्शन से हुआ है या फिर पैंक्रेटिक डिफेक्ट से हुआ है, ठीक है। और डाइजेशन प्रोडक्ट की बात करें तो डाइजेशन प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि फीसिस में फैट आ रहा है और ट्राइपेप्टाइड हाइड्रोलिसिस टेस्ट, और लास्ट वाला है हमारा सीरम अमाइलेज लेवल, ठीक है। तो ये टेस्ट हम करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आज का पैंक्रिया, और मैंने पैंक्रिया भी कंप्लीट कर दिया। कल से हम लीवर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने अपना प्रॉमिस रखा है 1 महीने में एक सिस्टम कंप्लीट कर रहे हूँ, आप लोग मेरे साथ कर रहे हो तो आपकी भी 1 महीने में एक सिस्टम। बहुत कम पढ़ाई से बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई करनी हो मेरे साथ आ जाओ। जो भी बच्चे नहीं रेगुलर देख रहे वो तो लॉस में है ही है डेफिनेटली। जो रेगुलर देख के पढ़ाई कर रहे हैं उसका बहुत इजीली फिजियोलॉजी पूरा होने वाला है, ठीक है। आधा घंटा देखो, हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, 9:30 बजे हमारा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अभी 10 मिनट तो MCQ ही करना है। रोज सिर्फ आधा घंटा पढ़ने से फिजियोलॉजी आ जाए ऐसा कहीं पे नहीं करवाएंगे, ठीक है। और मेरी गारंटी है मेरे बच्चे हमेशा टॉपर होंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं MCQ, ओके। सिक्रीशन ऑफ वेगस नाउ प्रोड्यूसेस, मैंने बताया था ये भी। एंजाइम रिच अल्कलाइन बोथ है A and B, नन ऑफ द अबव। कौन बता रहा है? चलो चलो बच्चों, ए एंजाइम रिच, करेक्ट, वेरी गुड जैनब, मैंने समझाया था ना आपको, वेरी गुड सैम, वेरी गुड। सी बोथ, ओके, जस्ट अ मिनट। ये A and B भी आ सकता है कभी कभी, पर ज्यादातर नर्वस स्टिमुलेशन है ना, इससे हमारा एंजाइम रिच सिक्रीशन होगा। जो वेगस नर्व है ना वो ज्यादा हमारी AC9 पे एक्ट करेगी, ये तो एक है। दूसरा वेगस नर्व से मैंने बताया था गैस्ट्रिन सिक्रीशन बढ़ेगा, और गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ाता है, तो हमारा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट आता है, ठीक है, और इससे एंजाइम रिच सिक्रीशन, गुड, करेक्ट। Secretin does not cause, does not, secretin bicarbonate rich secretion augment the action of CCK-PZ, contraction of pyloric sphincter and increase in gastric secretion. मैंने एक चीज आपको बहुत अच्छी बताई थी, अगर हमारा हार्मोन सिक्रीटिन या कोलेसिस्टोकाइनिन है जो कि इंटेस्टाइन वाले हैं, तो इंटेस्टाइन वाले हार्मोन हमेशा स्टमक को इनहिबिट करते हैं।
स्टमक का कुछ भी काम हो वो करने नहीं देंगे, वो एंटी है। जैसे हम बोले ना हमारा कोई एंटी होता है, हमारा दुश्मन होता है, तो हमारा काम नहीं करने देगा। यहाँ पे एंटी नहीं है, पर इसका कारण भी है, भगवान ने देख के बनाया। कैसे कि अगर हमारा फूड इंटेस्टाइन में है तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए भी तो काम टाइम चाहिए ना। हाँ, गुड। ओसामा सैम तीनों के करेक्ट। इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, वो कभी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अभी हमें डाइजेस्ट करना है। जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब स्टमक में से कुछ नहीं आना चाहिए, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी सब डिक्रीज करेंगे। ठीक है, बढ़िया, करेक्ट। मैंने बोला था ना मेरे बच्चे हमेशा रैंकर होंगे, ठीक है ना। RS बहुत अच्छे आंसर्स कर रहे हो, चलो बढ़िया। ऑल आर ट्रू अबाउट सिक्रीटिन एक्सेप्ट। हाँ, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। इसमें देखो, सिक्रीटीन तो हमने बताया था। सिक्रीटीन एक्शन किसके ऊपर कर रहा है? हमारी डक्ट के ऊपर, और बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन। और सिक्रीटीन और सीसी के पीजेड एक दूसरे के फ्रेंड है, तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है। तो अभी हमें, हाँ ये तो बढ़ाने वाले, ठीक है। हाँ, अभी उसके बाद गैस्ट्रिक एम्पटिंग तो घटाएंगे। ये आप कंफ्यूजन में आ गए। गैस्ट्रिक एम्पटिंग घटाएंगे, मैंने बोला था ना बेटा। सब लोग डी में आ गए। बाइल के ऊपर किसका काम है? सीसी के पीजेड का, सिक्रीटीन का नहीं है ना बेटा। सीसी के पीजेड का नाम बताओ। कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टो का मतलब है गॉल ब्लैडर, जिसमें होता है हमारा बाइल। काइनिन मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन, तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कौन बढ़ाता है? कोलेसिस्टोकाइनिन, है ना। तो इसमें डी नहीं आएगा। मैंने जो बताया था भूल गए। सिक्रीटीन है हमारे इंटेस्टाइन का हार्मोन है, तो वो स्टमक को घटाएगा, स्टमक को स्टिमुलेट नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। तो स्टमक की मोटिलिटी, एम्पटिंग डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। हाँ, चलो। Pancreatic juice rich in enzyme and poor in electrolyte is secreted in response to। चलो, एंजाइम रिच, अभी तो इजी वाला है। हमारे हार्मोन का नाम बता दो। कोलेसिस्टोकाइनिन पूरा नाम है उसका पैंक्रिएटोजाइमिन। ठीक है, ये खुद ही बता रहा है उसका काम, है ना। हम बोल रहे हैं ना, नाम से ही काम हो जाता है। तो ठीक है, बढ़िया, सी करेक्ट ना। ओके। पर ये आप लोगों को अभी क्यों अच्छे से आ रहा है, उसका कारण बताओ। आपने अपना फंडास क्लियर किए। यही क्वेश्चन आपको नीट में पूछेंगे तो आप कंफ्यूजन कर लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका फंडा क्लियर नहीं है, ये मैं 10-10 बार इसीलिए बोल रही हूँ, पैंक्रिएटोजाइमिन, कि आपके ब्रेन में घुस जाइए, है ना। कोलेसिस्टोकाइनिन, काइनिन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन, बाइल को रिलीज करना। ठीक है, बढ़िया, करेक्ट। आनंद, आनंद आज लेट आए बेटा। हाँ, पर आ गए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए। गुड, चलो, वेलकम टू माय क्लास। अभी आंसर आया आनंद का। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आया था, फिर उसके बाद कहाँ चले गए थे? नहीं, बीच बीच में थे, मैंने नहीं देखा था। गुड, चलो। डिओडिनम सिक्रीट्स अ हार्मोन व्हिच हैज फॉलोइंग इफेक्ट्स एक्सेप्ट। अभी ये भी मैंने बताया हुआ है बहुत बार। हम अगर डिओडिनम के हार्मोन की बात करने वाले हैं तो वो स्टमक को घटाएगा ही घटाएगा, स्टमक को कभी स्टिमुलेट नहीं करेगा। क्यों? स्टमक में से आता जाएगा तो डिओडिनम कितना डाइजेस्ट करेगा? उसको भी थोड़ा टाइम चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये तो करेगा हमारा। ये बात किसकी कर रहे हैं हम? सीसी के पीजेड और सिक्रीटीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले तो कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन करेगा रिच इन बाइकार्बोनेट। फिर गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। ठीक है, वो भी करेगा। वॉल्यूम ऑफ, दोनों की बात कर रहे हैं हम, कोई भी सिक्रीट हो रहा है। हाँ, जैनम करेक्ट बेटा। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को घटाएगा वो, बढ़ाएगा नहीं, तो ये अपना ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाँ, करेक्ट। नॉर्मल सीरम अमाइलेज लेवल, हाँ, चलो, कौन बता रहा है? हमने ये वैल्यूज
वैल्यूज तो याद ही रखनी है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन नहीं है कुछ। वैल्यू याद रखने के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। नॉर्मल सीरम अमाइलेज लेवल कितना था? 6 का बता दो बेटा। गुड, बरखा, आनंद सबका करेक्ट है। ओसामा करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। जैनम, हाँ, अभी ये आ रहा है 6 का भी बी आएगा, 50 to 120 यूनिट्स पर लीटर, ठीक है, 50 to 120। हम ऐसे याद रख सकते हैं, 6 टू ज़ा 12 है ना, तो 60 टू ज़ा 120, इसको थोड़ा घटा दो 50, ठीक है। कुछ ट्रिक बना लो तो इजीली याद रह जाएगा। बहुत सारी वैल्यूज है नहीं भी याद रहती, तो 50 टू 120 यूनिट्स पर लीटर, ठीक है। फीकल फैट एक्सक्रीशन इन केस ऑफ पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, बहुत ज्यादा फैट आएगा ना फीसिस में, इसका भी वैल्यू याद रखना है। नॉर्मल हमारा 4 to 6 या 4 to 5 ग्राम्स होता है पर डे, ये तो नॉर्मल हो गया। स्टेटोरिया भी बोलते हैं उसको, फैट इन स्टूल। दो कारण से हो सकती है, एक तो हमारा मैंने ये रिवाइज करवा रही हूँ, जब तक आंसर दो तब तक, ठीक है। एक तो हमारा पैंक्रिया काम नहीं कर रहा है, तो इसका लाइपेज नहीं होगा, तो डाइजेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा फैट का, या फिर हमारा इंटेस्टाइन में कोई एब्जॉर्प्टिव डिफेक्ट है, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं, तो भी उसमें स्टेटोरिया होगा। 7 का करेक्ट बेटा सैम, 40 to 50 ग्राम्स पर डे, ठीक है। ओ सॉरी, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज सी, भूल से आ गया। व्हाट इज नॉट ट्रू इन पैंक्रियाटिक जूस इन पैंक्रियाटाइटिस? वॉल्यूम डिक्रीजेस, बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीजेस, एंजाइम लेवल इज नॉर्मल और लो, सीरम अमाइलेज डिक्रीजेस। अगर हमारे पेशेंट को पैंक्रियाटाइटिस है, ठीक है, तो क्या नहीं होगा? एक तो देखो, पैंक्रिया का जो सिक्रीशन है उसका वॉल्यूम घटेगा, है ना, जो वॉल्यूम तो घटेगा, बाइकार्बोनेट भी कम हो जाएगा, एंजाइम भी नहीं होंगे, पर सीरम अमाइलेज जो हमारा, ये इसने क्या बताया था जैनम ने, सिलेक्टिव मार्कर, है ना, क्या कौन सा बढ़िया नाम दिया, सिलेक्टेबल मार्कर, ओके, जो हमारा अमाइलेज है, तो अमाइलेज को क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अमाइलेज डी, बढ़ेगा, करेक्ट, ओके, करेक्ट बेटा। 9, सॉरी मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर मैंने ना कुछ चेंज किया है इसमें, एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आंसर इज डी। अ गॉलस्टोन लॉज्ड इन विच लोकेशन इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ पैंक्रियाटाइटिस? अगर सपोज यहाँ पे गॉलस्टोन क्या है, एक मिनट में बता देती हूँ। ये हमारा लीवर है, ठीक है, यहाँ हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है, फिर यहाँ सिस्टिक डक्ट आएगी, फिर हमारी राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, आपको एनाटॉमी में भी करवाया होगा, फिर आएगी कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा पैंक्रिया है, ठीक है, पैंक्रिया में से आएगी पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, दोनों एक साथ खुलेंगे हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो गॉलस्टोन है वो कहाँ पे फंसे होंगे, जो कि पैंक्रिया को भी अफेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे, है ना, हिपैटिक डक्ट में होंगे तो नहीं करेंगे ना, कॉमन बाइल डक्ट में होंगे तो भी पैंक्रिया को तो कोई अफेक्ट करने वाले हैं नहीं, पर अगर ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी के आगे होंगे तो पैंक्रिया का सिक्रीशन भी नहीं घुसेगा डिओडिनम में, और जैसे ही वो ब्लॉक होगा तो फिर इन्फ्लेमेशन होगा। समझ रहे हो? स्फिंक्टर ऑफ ओडी समझ आया बच्चों? 9 का डी, यस बेटा, करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडी में होता क्या है, ये वाला सपोज डिओडिनम है, ठीक है, यहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडी में हमारी कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों साथ में एंटर हो रहे हैं डिओडिनम में। यहाँ अगर हमारा गॉलस्टोन आके अटक गया तो पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क होगा, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू, which of the following is not expected in the patient with removal of pancreas?
वेट गेन, स्टेटोरिया तो होगा ही, स्टूल में फैट है, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कम होगा, डायबिटीज मेलाइटस भी होगा क्योंकि पैंक्रिया तो निकाल ही दिया है तो इंसुलिन नहीं बनेगा। वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा, ये डाउटफुल है। वेट गेन होगा कि नहीं, क्योंकि अगर एब्जॉर्प्शन अमाइनो एसिड का नहीं हो रहा है, फैट का नहीं हो रहा है, हमारा इंसुलिन नहीं है, तो वेट गेन कहाँ से होगा? व्हाट वुड बी द आंसर? डेफिनेटली ये है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है सब, बट एक बार देख के आप उसका ट्राई करोगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेंक्रिया कंप्लीट कर रहे हैं, कल से लीवर स्टार्ट करेंगे। लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डेफिकेशन, ये 4-5 टॉपिक्स हमारे बचे जो हम दिसंबर एंड से पहले कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू सो मच। अगेन जो नए बच्चे उनके लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स भी अवेलेबल है, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को रेगुलरली नहीं देखते उनको फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बी रेगुलर। यहाँ पे हम लोग पूरा फिजियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट है आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हम लोग शेयर करेंगे तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है कि मैंने सीख लिया अभी मेरे फ्रेंड को नहीं आएगा तो चलेगा, है ना। प्लीज शेयर करो। थैंक यू सो मच सैम, थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू ऑल।